Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial। तो आज बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रिक्शन की। भाई ये वो फोर्स है जो सबकी लाइफ में यूज़ होता है, ठीक है। डेली लाइफ की बात करें तो ये सबकी लाइफ में, डेली लाइफ में अप्लाइड है, बट नॉर्मली लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते और जानने की कोशिश भी नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे या फर्श पे खड़े हो तो ऐसा कौन सा रीज़न है, किस रीज़न की वजह से आप खड़े हो पाते हो, या आप चल रहे हो तो किस रीज़न की वजह से चल पाते हो, कौन सा फोर्स है। मैंने कहा था ना, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था 1 और 2 डायमेंशनल मोशन में या काइनेमेटिक्स में कि मोशन हो रहा है, ठीक है, होने दो, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वेलोसिटी क्या होगी या कहाँ कैसे चेंजेस होंगे। बट इन दिस टाइम हमें ये जानना है कि मोशन हो क्यों रहा है। भाई ये चीज़ें जो हो रही हैं वो हो क्यों रही हैं, विद रीज़न हमें जाननी है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फ्रिक्शन। तो भाई जो बात कर रहे थे, आप खड़े हो या चल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे भी फ्रिक्शन है। आप देखते होगे कि कोई बॉल आपने थ्रो की, ठीक है, बॉल किसी सरफेस पे रोल होती हुई जाती रहती और एक सर्टेन टाइम के बाद ये रुक जाती है, कुछ टाइम के बाद, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी बॉल की उतनी ज़्यादा देर में रुकेगी, कम स्पीड है जल्दी रुक जाएगी। सरफेस पे भी डिपेंड करता है, सरफेस के नेचर पे। तो भाई ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सब कुछ फ्रिक्शन का खेल है। तो चलिए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से। जिसको समझ में आ जाता है बेस्ट टॉपिक है, जिसको क्या आपको भी समझ में आएगा अगर आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखोगे तो। चलिए समझते हैं क्या होता है फ्रिक्शन। भाई अब आ जाइए, क्या कह रहे हैं भाई फ्रिक्शन के बारे में एक बात बता रहे। इफ़ यू पुश अ बुक on a horizontal table with a certain initial velocity, it eventually comes to rest. This shows that there is some force opposing the motion of the book on the table. This is called frictional force. Okay, frictional force. It rises due to interaction between the molecules of the book and the table. बात क्या कही, देखिए, अगर आपके पास कोई टेबल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक टेबल है, इस पर कोई बुक रखी है और ये बुक रखी है, इस पे आपने फोर्स F लगा दिया। F फोर्स लगा के आप कोशिश कर रहे हो कि ये बुक चलना स्टार्ट कर दे। तो भाई जब तक फोर्स F आप लगाए हुए हो ये बुक चलती है, ठीक है। आप जब तक इसको पुश करते हो ये चलती रहती है, बट जैसे आपने फोर्स अप्लाई करना बंद किया कुछ टाइम के बाद, मतलब जैसे ही फोर्स आपने बंद किया लगाना, देखोगे ये बुक रेस्ट में आ गई। तो क्या वजह थी यार, एक बार तो हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, वेलोसिटी इसको दे दिया ना, तो इतनी जल्दी ये रेस्ट पे कैसे आ गया, क्या रीज़न था। तो भाई देखो, बुक और सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, सरफेस ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो जो कांटेक्ट सरफेस है इसी पे कोई फोर्स लगा है। ऑब्वियस सी बात है कि ये टेबल और बुक का जो सरफेस कांटेक्ट में, वहीं पे कोई फोर्स लगा है और ऐसा फोर्स लगा है जिसने इस हमारे लगाए हुए फोर्स को अपोज किया है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है और इस सरफेस पे लगा है, ठीक है, उसने अपोज किया, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए भाई और आगे बात कर लेते हैं। वेन एवर अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, अ फोर्स कम्स इनटू प्ले विच एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इसको करेक्ट कर लीजिए, इट इज़ एंड, ये वर्ड आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये एंड की बजाय इट इज़ एंड, ओके, एंड द रिलेटिव मोशन। तो भाई उस समय कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता है सरफेस पे, जो कि जब आप कोई बॉडी आपने रखी है टेबल पे या किसी भी सरफेस पे, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, वो चलने की कोशिश करता है। तो इसी मोशन का, इसी फोर्स का, इसके मोशन का जो अपोज करता है फोर्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। इसी क्या कहते हैं, जो फोर्स अपोज कर रहा है, दिस अपोजिंग फोर्स इज फ्रिक्शन। यही फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स ही फ्रिक्शन है आपका, ठीक है। फ्रिक्शन तो प्रॉपर्टी हो गई भाई, फोर्स कौन सा था, फ्रिक्शनल फोर्स। तो भाई सबसे सीधी बात, कुछ ना समझ में आया, सीधा सा सिंपल सा फंडा है, जिस फोर्स ने मोशन को अपोज किया दैट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स, या जो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मोशन का अपोज होता है दैट विल बी फ्रिक्शन, ठीक
ठीक है। किसकी वजह से मोशन का अपोज होता है? फ्रिक्शन की वजह से। आपकी बॉल जो रोल होते हुए जा रही थी रुक गई, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन था। आप सरफेस पे खड़े हो, रीजन क्या है? फ्रिक्शन है। वहाँ पे फ्रिक्शन है हर चीज़ का रीजन। ओके, तो अब चीज़ों को इस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे। अब क्या कह रहे हैं भाई, ये देख लो, ये बना हुआ है ना डायग्राम, ये रेड वाला सपोज करो बुक है, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, सपोज करो किसी एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो आपके पास ये गिवन है, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? सरफेस ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट सरफेस ये बनी ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका इस साइड एक्ट करेगा, इट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स। उसी तरह इस वाले डायग्राम में देख लो, अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगा। बॉडी इधर हम चाह रहे हैं कि मूव करे ए एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स यार ये तो उल्टा काम कर रहा है। हम चाहते हैं मोशन इधर हो और ये इस साइड एक्ट कर रहा है जिससे हमारी बॉडी रुक जाए ना। जिस डायरेक्शन में हम चाह रहे हैं मोशन हो, उस मोशन को पूरे के पूरे मोशन को रोकने के पीछे पड़ा हुआ है ये। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। यार फ्रिक्शन में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, देख लो कौन कौन से टाइप होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है अपना काइनेटिक फ्रिक्शन, थर्ड वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सारी चीज़ें नाम से ही क्लियर हैं। देख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play between two bodies before one body actually starts moving over the other is called static friction। ये आपकी कोई बॉडी है, ठीक है, दिख रहा है, ये बॉडी है, ये ब्लॉक है ऑफ मास m, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg। तो जब वेट एक्ट करेगा तो इस वेट की कुछ रिएक्शन भी होगी, ये रिएक्शन मैंने लिख रखी है p। तो ये जो बॉडी हमने m मास की बॉडी किसी टेबल पे रखी थी जिसका कि वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और उसकी रिएक्शन p है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब ये बॉडी बैलेंस्ड है, ठीक है, मूव नहीं कर रही है, इट इज़ इन रेस्ट। रेस्ट क्या होता है आपको पता है, ये रेस्ट वाली पोजीशन है। जैसे ही इस पे हम ये F फोर्स लगा देते हैं क्या होता है, देखो भाई, जैसे F फोर्स लगाया, ये P इसका नॉर्मल थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, अब क्या हुआ, देखो बैलेंस तो इसी से होने वाला है, रिएक्शन से। तो ये P जो था, ये बॉडी है, इसको अब जैसे खींचना स्टार्ट करोगे, इस तरह सपोज करो कोई स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जैसे खींचना स्टार्ट करोगे ये वाले फोर्स की डायरेक्शन तुरंत ऐसे हो जाएगी ना। अभी आपकी बॉडी ऐसे है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फोर्स की। तो इस बार ही अब हमें क्या समझना होगा, रिजल्टेंट फोर्स को। तो ये P तो अपना पहले वाला फोर्स था, जैसे F अप्लाई हुआ P की डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ से थीटा एंगल बनाने लगा पहले वाली डायरेक्शन से। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा, हमने पढ़ रखा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो तुरंत ऐसे करके आप ये देख लो, ड्रॉ कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। फिर से देखिए, ये है ये दिस वन। तो ये R, वेक्टर R जो है ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट निकल के आया F फोर्स और P फोर्स का, mg का। तो mg के साथ कुछ नहीं किया जा सकता बेटा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करना है। तो जैसे हमने F अप्लाई किया, इसके सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे एक फोर्स एक्ट कर गया Fs। अभी हो क्या रहा है, जैसे ही हमने बॉडी रखी, फोर्स अप्लाई किया, बट बॉडी इज स्टिल इन रेस्ट, ये मोशन में नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अगर आपके पास कोई बॉडी है लाइक दिस, आपने उसे किसी टेबल पे रख दिया जिसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि किसी ना किसी रिएक्शन से बैलेंस होगा। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हो बॉडी पे, तो आप देखते होगे कम फोर्स अप्लाई करो कोई बुक टेबल पे रख के, वो बुक चलना नहीं स्टार्ट करती, मूव भी नहीं होती है। तो अभी भाई हमने वही कंडीशन को कंसीडर किया है कि हमने फोर्स इतना कम रखा है, या शायद इतना कम हो फोर्स कि वो बॉडी चल ही नहीं पा रही है। आपने फोर्स अप्लाई किया है, ऑब्वियस सी बात है वो फोर्स कहाँ गया, फ्रिक्शनल फोर्स से, इससे फ्रिक्शनल फोर्स से बैलेंस हो गया। तो जितना फोर्स आपने अप्लाई किया उतना तो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग गया, तो इसलिए बॉडी मोशन में नहीं है।
तो जब कभी भी ऐसी वाली कंडीशन आएगी कि आप फोर्स अप्लाई करो और बॉडी चल नहीं रही हो, ठीक है, वो रेस्ट में ही हो, तब वहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है उसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि रेस्ट की वजह से ही बॉडी के ये फ्रिक्शन आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट वन विच इज आर ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन में ये क्या था, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू आर। तो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एफ एस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन के, ठीक है, और एफ एस इज इक्वल्स टू किसी ना किसी कॉफिशिएंट से इक्वेट करते हैं म्यू टाइम्स आर। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, म्यू टाइम्स आर। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आर आपका रिएक्शन था। अब आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, दिस वन, इसीलिए मैंने बॉक्स करके लिखा है। एस आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, वो आपका इंडिकेट कर रहा है कि फ्रिक्शन आपका स्टैटिक है या काइनेटिक है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये भी देख लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या कह रहे हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले when a body is in state of steady motion over the surface of and the body is called kinetic friction। चलो भाई, अगर आपकी बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई है तब क्या हो रहा है, और आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये सरफेस है, ये m मास की बॉडी है जिसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और p इसकी रिएक्शन है, ठीक है। जैसे ही हमने फोर्स F इस पे अप्लाई किया, होता क्या है, ये थीटा एंगल शिफ्ट हो गया। क्या शिफ्ट हो गया, ये P जो रिएक्शन एक्ट कर रहा था वो थीटा एंगल, ये वाला फोर्स जो mg से बैलेंस हो रहा था वो थीटा एंगल शिफ्ट हो गया। F फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो, P ये भी था, तो अब क्या नेट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा, दैट विल बी इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देख लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू क्या आ जाएगा, आपका आर आ जाएगा। आर इसका रिएक्शन हो गया नेट, तो आर रिएक्शन हमको मिल गई, mg वर्टिकली डाउनवर्ड था। इस बारी क्या हो रहा है, आपने बॉडी को इस डायरेक्शन में फोर्स F लगाया और बॉडी मूव भी कर रही है, सपोज कर लो किसी एक्सेलरेशन A से इसी डायरेक्शन में, बट भाई जितना फोर्स लगाया क्या उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्सेलरेशन मिला, नहीं। इस बारी भी क्या होगा, जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे फोर्स लगेगा जो कि मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन की डेफिनेशन में ही बेसिकली हमने पढ़ रखा है कि ये हर तरह के मोशन को अपोज करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा F के काइनेटिक फ्रिक्शन, जो अपोज कर रहा है और सरफेस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट विल बी योर काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, आई होप ये चीज़ भी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए भी देखो सिमिलर फॉर्मूला है, जैसा कि आपने स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में पढ़ा था ना, वहाँ पे S था, S आपका स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे K है और K आपके काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। F K इज इक्वल्स टू म्यू के टाइम्स आर। म्यू के आपका सेम वही चीज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। नेक्स्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है भाई, वो देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यार मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन आई गेस आपको समझ में आया होगा, ये आपका सरफेस था, उस पर कोई बॉडी रखी थी ऑफ मास m, वेट क्या एक्ट कर रहा था, वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और ये था हमारा नॉर्मल इसका। जैसे F फोर्स हमने लगाया, ये वाला जो नॉर्मल था वो शिफ्ट हो गया इस डायरेक्शन में, इतना नहीं शिफ्ट होगा, P कह लो, और यहाँ कहीं हमको इन दोनों के ही उससे रिजल्टेंट R मिल गया, तो ये R मिलता था, ठीक है, प्रॉपर R मिल जाता था हमें, और इस तरफ हमें मिलता था क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ही आपने फोर्स लगाया इस पे, क्या ये बॉडी आपका चलना स्टार्ट कर देगी, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि आप फोर्स अप्लाई करते हो लेकिन आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, जैसे ये बुक रखी है, आप फोर्स F अप्लाई कर रहे हो बट कोई मोशन नहीं है, तो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा उसको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। लेकिन
मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वो क्या होता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है भाई। इतना फोर्स लगाओ कि जब बॉडी जस्ट मूव करने वाली हो, ठीक है, आपने इतना फोर्स लगा दिया कि सपोज करो आपने 10 न्यूटन अप्लाई किया, 10 न्यूटन अप्लाई किया फोर्स, और अभी भी ये बॉडी रेस्ट पे है। फिर आप क्या करोगे, 15 न्यूटन अप्लाई करोगे, 15 न्यूटन अप्लाई किया, अगेन इट इज इन रेस्ट। लेकिन जैसे आपने 15.01 न्यूटन भी अप्लाई किया, बॉडी आपकी मोशन में आ जाती है, बॉडी आपकी किस में आ जाती है, मोशन में। तो इसका क्या मतलब हुआ, 15 न्यूटन वो मैक्सिमम फोर्स था जो अप्लाई करके आपको क्या हुआ, हाँ ये मैक्सिमम फोर्स था जो अप्लाई किया तो बॉडी रेस्ट पे थी। 15 न्यूटन से जैसे भी थोड़ा भी हमने फोर्स की वैल्यू बढ़ाई, बॉडी अपनी चलने लग गई। तो इस केस में जो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन ही मिलेगा, वो अपना क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, जो पॉइंट समझाना चाह रही हूँ मैं। ये कह रही हूँ आपसे कि अगर आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस बॉडी पे, ये फोर्स, ठीक है, और वो बॉडी रेस्ट पे है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, एकदम क्लियर सी बात है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे 10 को हमने 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 10 की बजाय 15 अप्लाई किया, बढ़ा दिया फोर्स कि शायद फोर्स बढ़ा दें अब ये चलने लग जाए। जैसे फोर्स बढ़ाया अभी भी ये रेस्ट में है, तो भाई फिर प्रॉब्लम की बात आ गई कि अभी भी रेस्ट में। लेकिन जैसे 15 न्यूटन से थोड़ा भी फोर्स बढ़ाया, 15.01 या 15.00001 न्यूटन भी किया हमने, बॉडी अपनी किस में आ गई, मोशन में, बॉडी मोशन में आ गई। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या लगने लगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे स्टैटिक था, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स था, यहाँ पे स्टैटिक था, यहाँ काइनेटिक आ गया। तो ये वाला जो 15 न्यूटन वाला है फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स अपोज कर रहा है वो कौन सा था, दैट वाज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। वो सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन था, क्योंकि उसके बाद आपका स्टैटिक फ्रिक्शन तुरंत कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो यहाँ वाली कंडीशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा उसी ही हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बेटा जहाँ भी डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और एक बार वीडियो को एक बारी में नहीं समझ में आता है, आप पॉज करके रिवाइंड कर करके देखो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके समझ में ना आए। अब बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो लॉ है वो क्या कहता है भाई, वो देख लीजिए। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो हमारा डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पे। आप किसी ना किसी सरफेस पे कोई बॉडी रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के सरफेस ऑफ कांटेक्ट, मतलब दोनों ही बॉडीज की सरफेसेस कैसी हैं उस पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज और एरिया ऑफ द सरफेसेस। इसको कोई मतलब नहीं है कि साइज कैसा है या एरिया कैसा है सरफेस का, ठीक है। For the given surfaces, the limiting frictional force Fs is directly proportional to the normal reaction R। किसी भी फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या होता है आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के लिए Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। आपको पहले ही बता दिया है मैंने स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स में कि Fs जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट करता है सरफेस पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो सरफेस पे रिएक्शन एक्ट कर रही है उसके। तो Fs इज इक्वल्स टू μs टाइम्स R, where μs is known as coefficient of static friction। μs आपका यहाँ पे क्या है, coefficient of static friction। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका फिर से बता रही हूँ कि ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, इसलिए इसको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में L ना लिख के S ही लिखा गया, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपना काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स में। तो ठीक है, ये था लॉ ऑफ फ्रिक्शन। बस इसमें इतना ही बताया गया है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपकी सरफेस पे जो दोनों बॉडी है ना, उनके जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख भी सकती है, आप पढ़ सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं,
ये देख लो, बहुत समझने वाली चीज़ है। ये आपका डायग्राम तो आई गेस अब तक क्लियर हो गया होगा। ये कोई ब्लॉक था ऑफ मास m, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दिस वन, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपने F फोर्स लगा के इसे इस डायरेक्शन में पुल करना स्टार्ट किया, इसका जो वेट से बैलेंस हो रहा था फोर्स P, वो इस डायरेक्शन में मतलब रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन से थीटा एंगल पे शिफ्ट हो चुका है। तो ये F फोर्स ये है, ये था आपका जो mg से बैलेंस हो रहा था वो फोर्स। यहाँ पे नेट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स, वो R है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। अब Fs ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू Fs अपॉन R है। यार tan थीटा कहाँ से आ रहा है वो देखने वाली चीज़ है। एक बार जल्दी से इरेज करके हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। देखो ये P पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस पॉइंट पे। परपेंडिकुलर जैसे आप ड्रॉप करोगे आपको पता चल गया कि ये वाला एंगल कितना है भाई, यहाँ साइड में लिख रही हूँ, इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। और ज्योमेट्री तो आई गेस सबको आती होगी। अगर ये एंगल थीटा है, आर के पैरेलल ही मैंने ये इस पॉइंट को अगर मैं O कह दूं और इस पॉइंट को P लिखा हुआ है Q कह दूं, हाँ Q कह दिया इस पॉइंट को, तो अब जो आपका है R, ठीक है, फोर्स R के पैरेलल PR लिखा हुआ है ना, तो PR आपके इसके पैरेलल है R के, और ये एंगल आपका थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी अपना थीटा हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल OPR में, कौन से ट्रायंगल में, OPR में tan थीटा कितना हो जाएगा यार, tan थीटा निकाल लेते हैं हम लोग। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, OQ अपॉन OP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अप्लाई कर दीजिए, OQ अपॉन OP। OQ आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको लिख दो FS, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन OP क्या कह रहे हैं, OP क्या हो जाएगा, देखो ये जो फोर्स है R, ये इस वेक्टर के पैरेलल है कि नहीं, दिस वन, R आपका QP वेक्टर के पैरेलल है, तो अपॉन में R, और वही बात लिखी हुई है tan थीटा S इज इक्वल टू FS अपॉन R। और एक चीज हम लोगों ने और पढ़ रखी है यार, FS अपॉन R इज इक्वल टू म्यू S। ये कहाँ, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था भाई, FS इज इक्वल टू म्यू S टाइम्स R। तो FS की वैल्यू म्यू S टाइम्स R होती है, तो यहाँ से म्यू S की वैल्यू FS अपॉन R लिख दिया, दो इक्वेशन बना लिया। दोनों में FS अपॉन R और FS अपॉन R दिख रहा है ना, एक में LHS में लिखा है, एक में RHS में लिखा है, दोनों की वैल्यूज को इक्वेट कर लीजिए, यू विल गेट tan थीटा S इज इक्वल टू म्यू S। तो ये जो एंगल है थीटा, इसका जो tan है वो किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इक्वल आ जाएगा। S रिप्रेजेंट कर रहा है भाई फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक है या काइनेटिक है। S जो आपका सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। S के थ्रू ही देखो मोशन आपको क्लियर हो गई कि ये बॉडी चल नहीं रही है, अभी भी रेस्ट में है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे बेस्ड। अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ ब्लॉक ऑफ मास 25 kg placed on a rough horizontal surface. Calculate the coefficient of friction and angle of friction. भाई इतनी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। आपके पास क्या कह रहे हैं, कोई ब्लॉक है भाई, प्लेस्ड है, ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल्स टू 25 kg। तो 25 kg का ब्लॉक ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है, इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, एक तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज जस्ट रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, जस्ट रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, इस वर्ड पे एम्फेसाइज अगर जिसने इस लाइन को समझ लिया ना, जस्ट रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, तो उसका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। मतलब कितना फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल्स टू 98 न्यूटन, ये मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास Fs। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको दे रखा है इन्होंने भाई,
इतना ही फोर्स चाहिए बॉडी को सिर्फ और सिर्फ चलाने के लिए। जैसे आपने इतना फोर्स दे दिया, इतना फोर्स लगा दिया ना, बॉडी आपकी चलने लगेगी। तो ये आपका क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको गिवन है। और क्या कह रहे हैं, और कोई फोर्स है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हम लोगों के पास, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यहाँ आर क्या है, यहाँ पे ऐसे आर बना दो, आर इज इक्वल टू एम जी। आर अपना क्या था, आर इज इक्वल टू एम जी। तो भाई एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। क्या आ गया अपना, एफ एस इज इक्वल टू, लिखते चलते हैं, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। एफ एस की वैल्यू, एफ एस वॉज इक्वल टू 98 न्यूटन। म्यू एस हमें निकालना है, म्यू एस। आर की वैल्यू क्या है, एम जी 25 के जी इंटू जी की वैल्यू 9.8, ये आपका न्यूटन में आ गया। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। तो म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसी फॉर्मूले से देख के बताइए। म्यू एस विल बी एफ एस अपॉन आर, इट विल बी एफ एस अपॉन आर। तो म्यू एस को इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं, एफ एस था 98 डिवाइडेड बाय, यूनिट कैंसिल हो जाएगी, न्यूटन न्यूटन, 25 इंटू 9.8, ऐसा आया आपके पास 25 इंटू 9.8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल गिव यू 9.8 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा म्यू एस इज इक्वल्स टू, यार यहाँ से डेसिमल हटाए, यहाँ पे आपका एक ज़ीरो आ गया, 4 आ जाएगा। म्यू एस विल बी 4, नॉट 4 बाय द वे, इट विल बी 0.4, 0.4। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ चुका है 0.4, ठीक है। इसमें आई थिंक कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने निकाल लिया, म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.4। तो इसमें तो यूनिट का सवाल ही नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब बात करते हैं और क्या पूछा है क्वेश्चन में, वो भी देखते चलें साथ ही साथ। क्वेश्चन में आपको पूछा है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहा है इन्होंने। अपना म्यू एस आ चुका था, म्यू एस वॉज 0.4, टैन थीटा की वैल्यू सबको पता ही है, टैन थीटा एस वॉज इक्वल्स टू म्यू एस, ठीक है। तो टैन थीटा एस कितना है हमारा, टैन ऑफ थीटा एस इज इक्वल्स टू म्यू एस बोले तो 0.4, ये है। यहाँ से थीटा एस हम लोग कैसे निकालेंगे यार, थीटा एस विल बी, कुछ नहीं करना, सिंपली टैन इनवर्स 0.4, इट विल बी योर आंसर। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया, टैन इनवर्स 0.4। तो ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू, कीप वॉचिंग।